के देश में किसी भी साधारण विधेयक को संशोधित कर दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से ब्रिटेन के संविधान को यानी इंग्लैंड के संविधान को संशोधित किया जाता है। लेकिन अमेरिका का संविधान अलग है। आज आपका जो टॉपिक है वो लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। तो सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था, आपने पिछली कक्षाओं में हाई स्कूल में भी देखा है कि फ्रांस की क्रांति और जर्मनी में लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ। तो फ्रांस और जर्मनी के विषय में आप गौर करेंगे तो वहां देखेंगे कि वहां फ्रांसीसी भाषा की अस्मिता थी और जर्मन भाषा के आधार पर राष्ट्रवाद गठित होता है, एक देश गठित होता है। लेकिन अगर भारत के संदर्भ में देखेंगे तो भारत बहुभाषी, बहुधर्मी, बहुसांस्कृतिक, बहुभौगोलिक क्षेत्र है। इतनी विविधताओं के बाद जब अंग्रेज यहां पर छोड़कर जा रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर हमने भारत को छोड़ दिया तो भारत भूखंड में बिड़ जाएगा, यह कभी एक सफल राष्ट्र नहीं हो सकता, यह कभी एक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। आज आप उसी चीज को देखेंगे कि इन तमाम आशंकाओं को दरकिनार करते हुए हमारे उस नवजात राष्ट्र ने आज एक सफल राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने एक ऐसा उदाहरण पेश किया जिस पर हम सभी गर्व करते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारी लोकतंत्र की जड़ें आज भी उतनी मजबूत हैं। उसी की शुरुआत हम अपने इस टॉपिक से शुरू करने वाले हैं बच्चों, लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। तो सभी बच्चों को पता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, यानी हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान को बनाने के लिए पहली बैठक आयोजित की थी। उस दौरान हमारी जो संविधान सभा थी बच्चों, ये कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों से बंधी थी, इसलिए यह स्वतंत्र भारत की संविधान सभा उस समय नहीं कही जा सकती। और इस संविधान सभा ने उस दौरान 2 रूपों में कार्य किया था। याद रखिएगा, जब तक हमारे देश में चूंकि चुनाव नहीं हुए, पहले चुनाव 1951 और 52 के दौर में हमारा पहला आम चुनाव होता है, जिसमें कि लोकसभा के साथ विधानसभाओं के भी चुनाव हुए हैं। तो आपको याद रखना है कि जो 1946 से लेकर हमारा संविधान लागू होने तक और इस चुनाव के पहले तक जो है हमारा संविधान सभा जो थी उसने 2 रूपों में काम किया, एक संविधान सभा निर्मात्री सभा के रूप में तथा देश की अंतरिम संसद के रूप में, जिसने उस समय कार्यभार देश की शासन की बागडोर संभाली थी। याद रखिएगा। तो ये 26 नवंबर 1949 की तारीख हमारा संविधान अंगीकृत समर्पित किया गया था 1949 को, और 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे और उसी दिन संविधान जो है औपचारिक रूप से विघटित हो गई थी। और अंतरिम संसद ने ही उसी दिन 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में अगर कहा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है निर्वाचित किया था। तो अब बात करते हैं लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। तो तमाम लोगों ने ये कहा कि एक प्रसिद्ध बच्चों आर्जन हाइवर एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने रहते ये देखेंगे कि भारत में जो सार्वभौमिक मताधिकार, ये चुनौती थी कि वोटर किसको बनाया जाए। आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक बताते हैं। 1918 और 1919 के दौर में जब भारत गुलाम था और एनी बेसेंट से लेकर होम रूल लीग के माध्यम से एनी बेसेंट जैसी महिलाएं भारत में पहली बार महिलाओं को अधिकार देने की वकालत कर रहे थे। और कितना हास्यास्पद है कि इंग्लैंड ने खुद अपनी महिलाओं को उस समय अधिकार नहीं दिए थे और इंग्लैंड में महिलाओं को अधिकार कब मिला? 1928 में। और भारत दुनिया का पहला लोकतंत्र है जिसने सार्वभौमिक मताधिकार, सार्वभौमिक का मतलब है सभी नागरिकों को, सभी वयस्क नागरिकों को समान मत देने की प्रणाली की शुरुआत भारतीय लोकतंत्र ने शुरू की थी, जिसमें कि जितना वोट का मूल्य एक शिक्षित व्यक्ति का उतना ही एक अशिक्षित व्यक्ति का, यानी प्रत्येक व्यक्ति को जो है वोट का अधिकार दिया गया। तो तमाम लोगों ने आलोचना की कि भारतीय लोकतंत्र जो है नहीं चल पाएगा और सार्वभौमिक मताधिकार यहां पर सफल नहीं होगा। इसी तरह से जब पहली बार इन आशंकाओं के बीच दुनिया जब भारतीय लोकतंत्र को कह रही थी कि कभी राष्ट्र नहीं बन सकता, तो बच्चों याद रखिए कि भारत ने एक बड़ा दुनिया को नायाब एक तरह से तोहफा दिया लोकतंत्र का। कि भारत ने क्या किया कि अभी मैंने आपको बताया कि फ्रांस, जर्मनी या जो ब्रिटेन में लोकतंत्र आए वो भाषा एक थी और एक भाषी जर्मन राष्ट्रवाद या फ्रांसीसी राष्ट्रवाद के नाम पर एक राष्ट्र गठित हुआ, लेकिन भारत में बहुत सारी भाषाएं थी। तो हमारे संविधान निर्माताओं के पास बहुत बड़ा चैलेंज था। दुनिया कह रही थी कि ये कभी राष्ट्र के रूप में संगठित नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं।
हिंदी को मान्यता दिया, अनुच्छेद 343 में रखा और राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया। दक्षिण में विरोध हुआ, लेकिन भारतीय संविधान ने उसी समय 14 भाषाओं को, जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो 14 भाषाओं को स्थान दे दिया और दुनिया को यह दिखा दिया कि हम भाषाई विविधता के बावजूद भी एक राष्ट्र के रूप में संगठित होने में सफल है। तो पहला जो चुनाव बच्चों हम आज बात करना चाहेंगे, जो हमारा 1951 और 1952 का जो हमारा पहला लोकसभा का आम चुनाव। याद रखिएगा बच्चों, पहले हमारे चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन हमारे पहले चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने की चुनाव करवाया। तो बड़ी समस्या थी कि इतने बड़े देश में इतनी बड़ी मशीनरी लगाकर कैसे मतदान कराया जाएगा, कैसे कोई व्यवस्था सफल की जाएगी। तो बच्चों आज आप जानते होंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसमें जाते हैं प्रत्याशी का जो है चिन्ह बना होता है, फोटो भी आती है, अब तो पर्ची भी निकलती है कि आपने किसको मतदान दिया, लेकिन तब ऐसा नहीं था। बड़ी इसकी विस्तृत जानकारी है। बैलेट पेपर छपता था जिसमें प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह होते थे और उसी में आपको अपनी मोहर लगाकर अपने प्रत्याशियों को वोट करना पड़ता था। तो बैलेट पेपर से पहला जो 1951 और 52 का चुनाव कराया गया। उस समय तत्कालिक समय में लगभग देश में 489 सीटें जो है 489 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें कि 389 सीटों पर 389 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, सीटों पर कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी आपकी विजयी होती है। बच्चों आप सभी को पता होगा कि उस दौर में आजादी के लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कांग्रेस पार्टी ने, और इस कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। और उस समय इस संगठन को इसलिए गठित किया गया था ताकि उग्रवादी जो आंदोलन हो रहे थे, या आप कह सकते हैं कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, जो विद्रोह हुआ था, इस तरह के विद्रोह दोबारा न हो। चूंकि 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश शासन, यानी हम पहली बार एक संसदीय प्रणाली के अंतर्गत आए थे, और इन्हीं सुधारों के लिए कांग्रेस पार्टी का एक चालाकी से गठन कराया गया था, ताकि अगर कोई जनता की मांग है, जनता कोई उपद्रव न कर सके या विद्रोह न कर सके, हम उनकी मांगों को सुधार करेंगे। तो शुरुआत में जो संगठन बना था वो अंग्रेजों के एक तरह से पक्ष में था, लेकिन धीरे धीरे जब इसमें कह सकते हैं चरमपंथी या उग्रवादी नेता, इसमें लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग, लाल बाल पाल जिनको आप जानते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और तमाम ऐसे नेता आए जिन्होंने की उग्र राजनीति की। तो कांग्रेस, और फिर उसके बाद सबसे सफल व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 1951 और 52 के लोकसभा के चुनाव में एक बड़ा अहम रोल था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जो कि उस समय बड़े करिश्माई व्यक्ति माने जाते हैं। आज के दौर में आप मोदी को मानते हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक करिश्माई व्यक्ति हैं। उस समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि एक व्यक्ति की पूजा या एक व्यक्ति का नायक के रूप में राष्ट्रीय क्षितिज पर उठना, राष्ट्रीय क्षितिज पर चमकना वास्तव में लोकतंत्र के लिए तानाशाही की शुरुआत है। और उस दौर में भी जो चुनाव हुए 1951-52 का, उसके बाद 1957 और 1962, ये भविष्यवाणी सही रही और इस तीनों चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो है 3/4 बहुमत से विजयी रही। और कांग्रेस के बाद दूसरी पार्टी रहती है जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसको कि 16 सीटों पर विजय मिली और पूरे देश में डाले गए वोटों का प्रतिशत 10% मिला, और वहीं पर कांग्रेस जो है वो 45% वोट के साथ लगभग 75% सीटों पर विजयी रही। इसके बाद बच्चों सबसे बड़ा चीज है कि उस समय देश में जो है 1957 यानी 1957 एक स्थान आता है त्रावणकोर। इसका जिक्र करना जरूरी है बच्चों, थोड़ा सा इसके बारे में आप समझिए। त्रावणकोर यह वही रियासत थी जो कि शुरुआत में सबसे पहले अपने आप को भारत से अलग यानी फ्रीडम, स्वतंत्र घोषित किया था त्रावणकोर के महाराज ने। उसके बाद हैदराबाद के निजाम ने किया था। तो त्रावणकोर यानी वर्तमान केरल राज्य है। यहां पर 1957 में जो है वो भारत, उस समय बच्चों लगभग जो है 489 जो है
वो सांसदों का चुनाव हुआ, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और लगभग जो है वो 3200 विधायकों का चुनाव हुआ, यानी प्रदेश में सरकारें भी स्थापित की गई लगभग जो है। और लगभग उस समय 15% की जनसंख्या आपकी शिक्षित थी, 15% जो है वो शिक्षित जनसंख्या थी, और जिन्होंने कि चुनाव में भाग लिया था शिक्षित जनसंख्या। इस तरह से बच्चों अगर आप ये देखें कि उस दौर में जो 3 चुनाव हुए शुरुआती 1952, 1957 और 1962, कमोबेश कांग्रेस पार्टी ने अपनी वही स्थिति रखी और अपना वही जलवा कायम रखा, और उस समय मात्र 15% शिक्षित लोग थे। तो दुनिया के लोगों को आश्चर्य हुआ कि भारत में ये लोकतंत्र कैसे आ सकता है, क्योंकि उस समय स्थापित जो लोकतंत्र, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, यूरोप के कोई और देश, हर जगह सार्वभौमिक मताधिकार लागू नहीं था, सबको वोट करने का अधिकार नहीं था। तो लोगों को यह आश्चर्य हो रहा था कि यहां पर कभी लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता, और एक गरीब देश जो भुखमरी से लड़ रहा है और जो इतना विविधताओं से बटा हुआ है और इतने अशिक्षित लोगों के बीच में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है। लेकिन इन तमाम आशंकाओं को भारतीय लोकतंत्र ने खारिज करते हुए एक सफलतम लोकतंत्र का यहाँ पर उदाहरण पेश किया, जो दुनिया के लिए नजीर बना और भारत का दुनिया को दिया गया एक तोहफा था। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि भारत के लोकतंत्र के सफल चुनाव ने उन तमाम आलोचकों के मुंह पर पानी फेंका जो ये कह रहे थे कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। इसके बाद बच्चों हम कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस के जो ये दौर था उसकी प्रकृति किस प्रकार की थी, इस पूरे दौर में तीनों चुनावों में कांग्रेस किस प्रकार से भारतीय लोकतंत्र में हावी रहा, इन तीनों का हम जो है विशद व्याख्या अगले नेक्स्ट पार्ट 2 का जो वीडियो आएगा हमारा